नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिस्ट्री थ्री चैनल में। मैं रवि कुलरिया राजस्थान से। आज हम पढ़ेंगे अगस्त 2023 का राजस्थान का करंट अफेयर्स। आरएएस के एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आगे जो भी असिस्टेंट प्रोफेसर या और भी कोई एग्जाम आपके आने वाले हों जिसमें राजस्थान का करंट अफेयर्स आता हो तो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसमें जो बातें दी गई हैं उनको मैं समझाने का प्रयास करूँगा। इसमें जो कुछ ऐड करके बताया जा सकता है वो मैं बताने की कोशिश करूँगा। सबसे पहले जिलों और संभागों से संबंधित क्वेश्चन है। तो इसमें जो चेंजेस हुए हैं, जो कला संस्कृति का कोई स्थान चेंज हुआ है या चाहे वो भूगोल से संबंधित हो या इतिहास से संबंधित हो, वो तो आपको उन किताबों के माध्यम से ही समझना होगा। करंट अफेयर्स में सिर्फ इतना आप उसका पार्ट मान सकते हैं कि जो जिले बने हैं वो कौन कौन से हैं, कौन कौन से संभाग में कौन कौन सा जिला आता है, वो आप मान सकते हैं। बाकी तो आपकी जो सब्जेक्ट की किताबें हैं उसके थ्रू ही आपको वो चेंजेस समझने होंगे कि जैसे फलानी झील है वो तो अब कहाँ गई, वो किला है वो कहाँ पे आ गया, है ना। तो इस प्रकार की बातें हैं वो तो आपको अपनी किताबों से पढ़नी पड़ेंगी। तो ये कुछ डेट्स वगैरह का यहाँ पर मैंने जिक्र किया है कि ये तो क्योंकि पहले भी आ चुकी थी ये न्यूज़, उसका सारा विवरण पहले भी दिया जा चुका है। अब ये कुछ और बातें थी जो मैं आपको बताना चाह रहा था कि 4 अगस्त को मुख्यमंत्री ने नए जिलों और संभागों के गठन और सीमांकन को अंतिम रूप दिया। 4 अगस्त को घोषणा मार्च में कर दी गई थी। 17 मार्च 2023 को मुख्यमंत्री ने 19 नए जिलों और 3 नए संभागों की घोषणा की थी। और वो जिले किस प्रकार थे क्योंकि अलग बिल्कुल ही नए 19 जिले होते तो आपके 33 में 19 जोड़ के उनकी संख्या 52 हो जानी थी। लेकिन चूंकि वो जयपुर और जोधपुर वाला जो सिस्टम था उसके कारण वो जो जिले हैं वो संख्या उनकी 85 हुई। अब इसके लिए रिटायर्ड आईएएस राम लुभाया की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया गया था। वो कमेटी कब बनी थी? 21 मार्च 2022 को बनी थी। अब क्या कमेटी है? हाँ, ये जब जिलों की घोषणा हुई तो मुख्यमंत्री ने 6 महीने के लिए उसका कार्यकाल बढ़ाया था। रिटायर्ड आईएएस राम लुभाया की अध्यक्षता में एक कमेटी है। 7 अगस्त को इनका ये जो नए जिले बने हैं इनका स्थापना कार्यक्रम हुआ, जिनके जो प्रभारी मंत्री हैं जिलों के उनके अध्यक्षता में वहाँ पर कार्यक्रम आयोजित हुए। तो ये कुछ बातें थी इससे संबंधित जो मैंने आपको बताई हैं। फिर उसके बाद में है 50,000 महात्मा गांधी ये प्रेरक है, सेवा प्रेरकों की भर्ती होगी 1 साल के लिए। तो इसके संबंध में जो गांधी जी के दर्शन का और उसका प्रचार प्रसार करेंगे। आम लोगों विशेषकर नई पीढ़ी को महात्मा गांधी के सिद्धांतों से जोड़ने के लिए राज्य सरकार के शांति व अहिंसा विभाग ने सेवा प्रेरकों की नियुक्ति का फैसला किया है। अब इसके आवेदन के लिए देखो क्या क्या जरूरी है। 21 से 50 वर्ष की आयु जरूरी है, 12वीं पास होनी चाहिए और अपनी ग्राम पंचायत या शहर का क्षेत्र का है तो अपने वार्ड उसमें ही वो आवेदन कर सकता है। ऐसा नहीं है कि आपका गांव ए है और आप गांव बी में आवेदन कर रहे हैं, इस प्रकार से नहीं कर सकते। मतलब ग्राम पंचायत के अंदर आवेदन कर सकते हैं और जो आपका वार्ड है शहर में, आप वार्ड नंबर 5 के हैं तो 5 में ही आवेदन कर सकते हैं। सेवा प्रेरक का चयन साक्षात्कार समिति के द्वारा किया जाएगा। अब ये साक्षात्कार समिति स्टेट लेवल पे नहीं है, ये आपके जो पंचायत समिति लेवल है उपखंड अधिकारी की अध्यक्षता में होगा। जो एसडीएम होता है उसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन होगा उपखंड स्तर पर। तो वहाँ आपके साक्षात्कार हो रहे हैं। अभी जिस दिन मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तब तो हो ही रहे हैं। प्रेरकों को 1 वर्ष तक 4500 रुपये मानदेय दिया जाएगा। तो साक्षात्कार समिति आपके पंचायत समिति स्तर पर बनेगी, उपखंड अधिकारी की अध्यक्षता में बनेगी। इसके अलावा जो जिला परिषद होती है, जिला परिषद के जो मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिसको आप सीईओ बोलते हो अंग्रेजी में शॉर्ट फॉर्म, मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ इसका नोडल अधिकारी होगा। जैसे और जो चुनाव होते हैं उसके अंदर आपका जो चुनाव आयोग का बनाते हैं ना निर्वाचन अधिकारी जिला कलेक्टर को, तो इस प्रकार से यहाँ पर ये जो नोडल अधिकारी बनाया गया है इसके लिए, इस साक्षात्कार के लिए या इस प्रक्रिया के लिए जिला स्तर पर वो जिला परिषद का सीईओ होगा। तो नोडल अधिकारी जिला परिषद का सीईओ है। इसके अंदर साक्षात्कार समिति का अध्यक्ष कौन है? वो उपखंड अधिकारी होगा, आपका सब डिविजनल मजिस्ट्रेट एसडीएम होगा। 4500 रुपये प्रतिमाह इनको मानदेय दिया जाएगा। तो ये कुछ बातें थी इससे संबंध में। राज्य मंत्रिमंडल की बैठक हुई, उसमें कुछ फैसले लिए गए। तो उन फैसलों के संबंध में 2-3 बातें इंपॉर्टेंट थी जो मैंने यहाँ पे लिखी है। एक तो जयपुर में जेम्स एंड ज्वेलरी बोर्स। बोर्स क्या होता है? देखो, जो आपने सर्राफा नाम सुना होगा, एक प्रकार का आप एक्सचेंज मान लो इसको, बुलियंस का, जो कीमती धातुओं की एक्सचेंज स्टॉक मार्केट की तरह काम करने वाला। तो वो बोर्स जेम्स एंड ज्वेलरी बोर्स है, वो कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? जयपुर में। राज्य जीव जंतु कल्याण बोर्ड, जो वेलफेयर बोर्ड है एनिमल्स के लिए राज्य का, उसका नाम चेंज कर दिया गया है। उसका नाम कर दिया गया है अमृता देवी राज्य जीव जंतु कल्याण बोर्ड। ये एक चेंज हुआ है। डिजिटल मीडिया के प्रतिनिधियों को अधिस्वीकृत पत्रकार के रूप में मान्यता दी जाएगी। अभी तक जो प्रिंट के यानी अखबारों से संबंधित पत्रकार थे और टीवी के जो जर्नलिस्ट थे उन पत्रकारों को ही अधिस्वीकृत यानी मान्यता प्राप्त पत्रकार माना जाता था। लेकिन राजस्थान के अंदर जो डिजिटल मीडिया है
उससे संबंधित पत्रकार जो मतलब सोशल मीडिया पे जैसे यूट्यूब वगैरह पे जो पत्रकारिता का काम करते हैं उनको भी स्वीकृति दी जाएगी। और इसके लिए इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की परिभाषा में जो टीवी रेडियो वाला नाम था उसके अंदर अब डिजिटल मीडिया को भी ऐड कर दिया गया है। तो ये एक नया चेंज हुआ है। अब आवेदन कौन कर सकता है पत्रकार डिजिटल मीडिया वाला, जिसकी न्यूनतम आयु 25 वर्ष है। इसकी और ज़्यादा डिटेल वहाँ पर नहीं दी गई थी तो मैंने इतना ही इसमें लिखने की कोशिश की है। विधायकों के निवास का उद्घाटन, 160 फ्लैट बने हैं और उन फ्लैट की 6 यहाँ पर जानकारी है 6-9 मंजिला टावर से, हालांकि इसका उद्घाटन हुआ है लेकिन अभी आवंटित नहीं हुए हैं। जब चुनाव हो जाएंगे जनवरी के तक, जो नई विधानसभा बन जाएगी तभी इनका आवंटन हो पाएगा, अभी नहीं है। तो 160 ही विधायकों के लिए यहाँ पर इन टावरों की व्यवस्था, इन टावर में मकानों की व्यवस्था की गई है फ्लैट्स की। 12 अगस्त को मुख्यमंत्री ने इसका उद्घाटन किया। 6 टावर हैं 9-9 मंजिल वाले, उनके अंदर ये 160 हैं। 731 दिन में बनकर ये तैयार हुआ है। 418 करोड़। अब देखो कुछ अखबारों में मैंने देखा, कुछ मीडिया वेबसाइट में मैंने देखा 418 करोड़ लिख रखा है, लेकिन कई जगह आपको ये 444 करोड़ लिखा हुआ मिलेगा। और cmo.rajasthan.gov.in जो चीफ मिनिस्टर ऑफिस की वेबसाइट है उसके अंदर भी यही दे रखा है। मैंने जब ये PDF बनाई तो 418, आप सर्च भी कर सकते हैं, 418 आपको बहुत न्यूज़पेपर्स के अंदर भी मिल जाएगा, लेकिन CMO की वेबसाइट के ऊपर ये राशि लिख रखी है 444 करोड़। तो मेरे हिसाब से आपको ये देख लेना चाहिए। 52 पैसे फ्यूल सरचार्ज हटाया। जो बिजली के ऊपर फ्यूल सरचार्ज आपके बिल में जुड़कर आता था वो गवर्नमेंट ने हटाया है। इसके लिए इस वर्ष के लिए 2500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। तो ये किसको मिलेगा? एक तो जो घरेलू उपभोक्ता है, घरेलू मीटर लगे हैं जिसमें, और 200 यूनिट तक खपत वाले जो कृषि उपभोक्ता हैं उनको ये फ्यूल सरचार्ज का भुगतान अब सरकार सब्सिडी के रूप में खुद वहन करेगी, उपभोक्ताओं को अब नहीं देना पड़ेगा। मुख्यमंत्री निःशुल्क अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना, इसका विवरण मैंने पहले भी दे दिया था। अभी इस माह में इसका शुभारंभ हुआ है 15 अगस्त को, तो इसकी फिर से मैंने जानकारी लिख दी है। 1.04 करोड़ परिवारों को निःशुल्क फूड पैकेट वितरित किए जाएंगे। ये राशि कभी कभी 1 करोड़, क्योंकि लगभग 1 करोड़ के रूप में 1 करोड़ लिखी रहती है, लेकिन लगभग आप एग्जैक्ट की ओर जाएंगे तो 1.04 करोड़ परिवारों को निःशुल्क फूड पैकेट वितरित किए जाएंगे। अब आगे बढ़ते हैं। इसी के अंदर हमें काफी सारी डिटेल्स थी इस बार। मुख्यमंत्री ने उन परिवारों को भी इसका लाभ देने की घोषणा की है जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा में उनका नाम नहीं है लेकिन वो कोविड सहायता प्राप्त परिवार है। तो उन परिवारों को भी ये जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा, पहले इसी का नाम था राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना, NFSA 2013 वाला जो अधिनियम है उसके अंतर्गत जो परिवार थे उनके लिए था, लेकिन अभी कोविड आर्थिक सहायता प्राप्त जो परिवारों को अनाज वगैरह मिल रहा था, फ्री अनाज वगैरह, उनको भी इस अन्नपूर्णा फूड सहायता पैकेट योजना में शामिल कर लिया गया है। जो डीलर्स हैं उनको 10 रुपये प्रति पैकेट का कमीशन दिया जाएगा। इस किट के अंदर क्या है वो मैंने आपको पहले भी बताया है। कुछ 1-1 किलो की सामग्री है, कुछ 100-100 ग्राम की है, कुछ 50 ग्राम की है। जैसे 1 लीटर सोयाबीन का तेल, आयोडीन नमक 1 किलोग्राम, चीनी 1 किलोग्राम, चना दाल 1 किलोग्राम, धनिया पाउडर 100 ग्राम, मिर्च पाउडर 100 ग्राम, हल्दी पाउडर 50 ग्राम। हालांकि इससे संबंधित तो क्या ही पूछेंगे। सरकार इस पर सालाना लगभग 4500 करोड़ रुपए व्यय करेगी। अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना की अनुमानित राशि है ये 4500 करोड़। मुख्यमंत्री चिरंजीवी जीवन रक्षा योजना, जो दुर्घटना में घायल होने पर व्यक्ति के लिए जो बचाने वाले को 5000 रुपये मिलते थे, उसकी राशि बढ़ाकर अभी 10,000 रुपये कर दी गई है। इजी सा है ये तो। इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना, इसका पिछले जो महीने की PDF थी उसके अंदर मैंने पूरी जानकारी इसकी दे दी थी। 10 अगस्त से शुरू हुई है एक पीछे योजना, अभी 15 अगस्त से शुरू हुई जो हमने स्मार्टफोन वाली देखी, नहीं सॉरी स्मार्टफोन वाली क्या, फूड पैकेट वाली। और ये 10 अगस्त से इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना, 40 लाख महिलाओं को स्मार्टफोन उपलब्ध करवाया जाएगा पहले चरण में। पहले चरण की बात हो रही है। दूसरे चरण में 1 करोड़ महिलाओं को गारंटी कार्ड अभी देने की बात हो रही है। मोबाइल कह रहे हैं बाद में देंगे, हो सकता है बजट का इश्यू हो गवर्नमेंट के पास। अब इसके अंदर किस किस को दिए गए थे पहले चरण में? एक तो देखो 9 से 12 के गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ने वाली गर्ल्स को दिया गया, दिए जा रहे हैं। अभी मैं जब वीडियो बना रहा हूं प्रतिदिन बांटे जा रहे हैं मोबाइल। इसके अलावा 12 से ऊपर वाली जो कक्षाएं हैं वहां पर गवर्नमेंट जो भी इंस्टीट्यूशंस हैं वहां पे पढ़ने वाली जो छात्राएं हैं उनको भी ये मोबाइल दिया गया है। उसके अलावा विधवा और परित्यक्ता जो महिलाएं हैं, एकल नारी पेंशन लेने वाली या विधवा पेंशन लेने वाली जो महिलाएं हैं उनको दिया जा रहा है पहले चरण में। तो विडो हो गई और इसमें एकल नारी हो गई जो पेंशन ले रही हैं दोनों प्रकार की, क्योंकि गवर्नमेंट की पेंशन चलती है दोनों के लिए। इसके अलावा
यदि मनरेगा के अंदर, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंदर 100 दिन का काम किसी महिला ने पूरा कर लिया है, परिवार की मुखिया है, तो उसको दिया जा रहा है। और शहरों की बात करें तो जो इंदिरा गांधी शहरी रोजगार ग्रामीण योजना है, उसके अंदर यदि 50 दिन का काम पूरा कर लिया है तो उनको दिया जा रहा है। तो इस प्रकार की ये 6 कैटेगरी थी जो मैंने आपको बताई, जिनको पहले चरण के अंदर मोबाइल दिया जा रहा है। अब मान लीजिए कि एक ही परिवार के अंदर इन कैटेगरीज के अंदर कई सारी छात्राएं या महिलाएं आ रही हैं, तो क्या होगा कि जैसे एक छात्रा है, वो किसी सरकारी स्कूल में 9वीं कक्षा में पढ़ती है, उसकी माँ ने हो सकता है कि 100 दिन का मनरेगा के अंदर काम पूरा कर लिया हो, है ना। उसकी बड़ी बहन है, वो हो सकता है कि कॉलेज में के अंदर पढ़ रही हो, गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ रही हो। तो एक जो आपका जन आधार कार्ड है उसके ऊपर एक ही मिल सकता है, एक से ज़्यादा लाभार्थियों की नाम भी उसमें है तो नहीं मिलेगा, एक जन आधार के ऊपर एक ही मिलेगा। इसके दूसरे चरण में 1 करोड़ महिलाओं को स्मार्टफोन दिए जाएंगे। इस हेतु 20 अगस्त से गारंटी कार्ड दिए जाएंगे। 20 GB डाटा दिया जा रहा है इसके अंदर। कब तक के लिए दिया जा रहा है? 31 मार्च 2023 तक का प्रावधान है इसके अंदर। 31 मार्च 2023 अगले वित्तीय वर्ष के लिए 900 रुपए दिए जाएंगे, अगले 2 सालों के लिए डेटा के लिए। उनके जो डिजिटल वॉलेट बनाया गया है उसके अंदर दिए जाएंगे। तो अभी 31 मार्च 2023 तक के लिए इसके अंदर डेटा आपको मिलेगा। मुख्यमंत्री ने एक हैंडबुक लॉन्च की है, सीखो डिजिटल सिखाओ डिजिटल। ये डिजिटल सखी हैंडबुक लॉन्च किया गया है कि महिलाओं को फ़ोन चलाने का प्रशिक्षण दिया जाए या सिखाया जाए उनको वहाँ पे। तो सीखो डिजिटल सिखाओ डिजिटल, डिजिटल सखी हैंडबुक को लॉन्च किया गया है। तो इस हैंडबुक के माध्यम से रंगीन चित्रों के साथ मोबाइल के उपयोग की जानकारियाँ समाहित की गई हैं। इसके पहले की और जो अन्य जानकारी है वो मैंने जुलाई माह की PDF में दे दी थी, आपने देख भी ली होगी, पढ़ भी ली होगी। और कुछ इसके अंदर मुझे याद नहीं आ रहा, बस इतनी ही चीज़ें मुझे तो अभी तक याद आ रही है, बाकी पिछली PDF में देख लेना। जन आधार ई-वॉलेट, ये जो मोबाइल है 6800 रुपये का, उस मोबाइल के अंदर 6800 रुपये हैं, इसको भी 2 भागों में बांटा गया है। इसमें कुछ राशि है वो आपके मोबाइल के लिए है, कुछ है वो इस साल के डेटा के लिए है। तो 6800 रुपये जो आपका ई-वॉलेट, एक एप्लीकेशन में ई-वॉलेट आपका जनरेट कर दिया जाता है, उसमें वो पैसे डाले जाते हैं, फिर उसके थ्रू कट करके वो आपको मोबाइल दिया जाता है। तो ये राजस्थान देश का पहला राज्य है जो स्वयं का सरकारी ई-वॉलेट लॉन्च किया है। 10 अगस्त को इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना के साथ ही इसको लॉन्च किया गया है। जिस दिन ये योजना लॉन्च हुई है उसी के साथ, क्योंकि योजना से जुड़ा हुआ ही है, तो ये आपका जन आधार ई-वॉलेट लॉन्च किया गया है। फिर उसके बाद में है मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना। अब मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना क्या है वो तो आप जानते ही हैं। ये आपकी फ्लैगशिप योजना के अंतर्गत आती है। और फ्लैगशिप योजना में हमने पढ़ा भी था कि पहले तो हफ्ते में 2 दिन दिया जाता था दूध, पहले सोमवार गुरुवार को दिया जाता था, फिर सोमवार शुक्रवार कर दिया। अभी बजट में घोषणा कर दी गई थी कि प्रतिदिन इसके अंदर दूध दिया। मिड डे मील 1ली से 8वीं तक के बच्चों को मिलता है, उसी के साथ ये दूध का प्रावधान है। पहले दूध अन्नपूर्णा जो योजना नाम से चलती थी, तब तो दूध खरीद के वैसे पिलाया जाता था। अभी सरकार जो है वो पाउडर भेजती है, मिल्क पाउडर, उसको आपको घोल के बनाना होता है। कि जैसे 1ली से 8वीं तक के 2 भाग हो गए। कक्षा 1 से 5 के जो विद्यार्थी हैं उनको तो 15 ग्राम वो पाउडर लो और उसके अंदर आप 8.4 ग्राम चीनी डालो, और मतलब हर का अलग अलग नहीं बनता, वो तो विद्यार्थियों के हिसाब से अनुमानित बनता है 8.4 ग्राम, और इसके माध्यम से आपको 150 ml बना लेना है इसको प्रति विद्यार्थी के लिए। फिर 6ठी से 8वीं तक के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए आप 20 ग्राम मिल्क पाउडर दो और 10.2 ग्राम उसके अंदर शुगर हो गई, और इसको मिला के 200 ml बनाना है। तो 1ली से 5वीं को 150 ml। और 29 नवंबर को ये योजना लागू हुई थी, तारीख यदि आप ध्यान में रखना चाहो तो 29 नवंबर 2022 को, 29 नवंबर 2022। पहले स्कूलों में दूध वाली योजना अन्नपूर्णा योजना से के नाम से चलती थी। अभी क्या किया गया है, ये न्यूज़ मैंने क्यों लिखी है, क्योंकि ये जो सारी बातें हैं वो तो मैंने आपको फ्लैगशिप योजना की PDF में ऑलरेडी दे रखी हैं। अभी सरकार ने किया है कि हर दिन 5 बच्चों की माताओं को बुलाओ, उनके हाथों से बच्चों को खाना परोसवाओ या उनको चखाओ। इस प्रकार से मतलब एक तरीके की मॉनिटरिंग, ताकि उनको संतुष्टि रहे कि हमारे बच्चों को ठीक ठाक भोजन दिया जा रहा है या नहीं दिया जा रहा है, तो उसके लिए। इसके अलावा एक है न्यूट्रिशन गार्डन, वो पहले भी चलता था, पिछले साल तक भी। न्यूट्रिशन गार्डन में क्या है कि स्कूल के अंदर आप एक छोटा बगीचा सा बनाओ, उसके अंदर आप सब्जियां वगैरह, मसाले वगैरह कुछ उगाओ आप, और उनका उपयोग है वो आप मिड डे मील के अंदर करो। तो वो एक न्यूट्रिशन गार्डन हो गया। तो उसके लिए ये कुछ जानकारी थी। 5 महिलाओं को अतिथि के रूप में बुलाना, ये कुछ नई बात थी, इसलिए मैंने लिख दिया। जन सम्मान वीडियो कॉन्टेस्ट, इसमें आपको पता ही है कि ये पिछले माह में मैंने आपको इसकी पूरी जानकारी दे दी थी। लेकिन इसमें के अंदर क्या था कि वो 6 अगस्त को पूरा होने वाला था। ये
6 अगस्त तक का था, इसको फिर बढ़ा दिया गया है 5 सितंबर तक। क्या करना था इसके अंदर, एक वीडियो बनाना था और वो वीडियो आपको किन्हीं 2 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर करना था। उसके बाद में आप आवेदन कर सकते हैं और फिर उसके बाद में एक कमेटी है, वो उनका 15 सदस्यों वाली कमेटी है, वो उनमें से अच्छे वीडियो को छांटेगी, क्योंकि 103 लोगों को प्रतिदिन पुरस्कार दिए जाते हैं इसके अंदर। 103 लोगों को कैसे, पहले को 1 लाख रुपए, फिर दूसरे को 50,000 रुपये और तीसरे को फिर 25,000 रुपये। तो 1,75,000 तो ये हो गए। बाकी के जो 100 लोग बचे हैं उनको 1,000 रुपये का पुरस्कार दिया जाता है। 1 लाख ही हो गए, तो 2,75,000 रुपये प्रतिदिन बांटे जाते हैं इसके अंदर। 30 से 120 सेकंड का आपको वीडियो बनाना होता है और पहले एक 15 सदस्यीय कमेटी है, वो जांच करती है कि कौन सा वीडियो ज़्यादा अच्छा बना है, उसके हिसाब से वो चयन करती है। उसके बाद में जो एक पत्रकारिता विश्वविद्यालय है हमारे जयपुर के अंदर, उस पत्रकारिता विश्वविद्यालय के जो टीम है वो फाइनल डिसीजन लेती है। पत्रकारिता विश्वविद्यालय का मैं नाम भूल रहा हूँ, हरिदेव जोशी पत्रकारिता विश्वविद्यालय। तो हरिदेव जोशी पत्रकारिता विश्वविद्यालय की जो टीम है, उसकी जो समिति है, वो फिर फाइनल डिसीजन लेती है कि प्रतिदिन आज किसको इनाम देना है, आज किसको, लगभग तीसरे दिन पता चल जाता है। ठीक है, तो ये वीडियो कॉन्टेस्ट है, गवर्नमेंट की योजना है और ये चल रहा है अभी 6 सितंबर तक को इसके लिए बढ़ाया गया था, अभी तो पूरा हो चुका है ये। फिर उसके बाद में है राजस्थान राज्य महावृक्ष प्रतियोगिता। ये एक नई प्रतियोगिता इन्होंने चालू की है। चुनाव आने वाले हैं ना, तो बहुत सारी चीज़ें इसके चक्कर में करंट अफेयर हमारा काफ़ी कुछ बढ़ जाता है। अभी बोर्ड वगैरह आएंगे, पिछले महीने हमने देखा कि कितने बोर्ड, मतलब बहुत ज़्यादा बोर्ड वगैरह का गठन और ये काफ़ी कुछ होता रहता है। तो राजस्थान राज्य जैव विविधता बोर्ड की ओर से इस प्रतियोगिता के लिए 15 सितंबर तक आवेदन मांगे गए। मतलब ये है कि आपको एक पेड़ की फ़ोटो पोस्ट करनी है और वो पेड़ कितना पुराना है, कितना बड़ा है, कैसे उसका संरक्षण किया गया है, उसके आधार पर कुछ इनाम वगैरह दिए जाएंगे। सूचीबद्ध प्रजातियों में से राज्य एवं जिला स्तर पर सबसे बड़े वृक्ष को 1500 रुपये, कैनोपी से आच्छादित सबसे बड़े वृक्ष को 3। कैनोपी देखो, बहुत सारे पेड़ मिलकर ऊपर एक इस प्रकार से, मतलब वो आपस में मिल जाते हैं ना ऊपर से पत्तियां, उसके लिए कैनोपी शब्द इस्तेमाल होता है जंगल में, उसके लिए 3,000 रुपये। विभिन्न विशेषताओं वाले सर्वश्रेष्ठ 10 पेड़ों के लिए 1500 रुपये प्रति पेड़ या प्रति वृक्ष का पुरस्कार दिया जाएगा। तो इसके लिए आप ऑनलाइन भी भेज सकते हैं फोटो और ऑफलाइन भी भेज सकते हैं। और इसकी जागरूकता के लिए कोई एनजीओ या कोई ऐसी संस्था काम कर रही है तो उसको 11,000 रुपये की विशेष पुरस्कार राशि दी जाएगी। आप किसको कहाँ से पेड़ खींच सकते हैं, कहीं से भी, जंगल से या खेत से, इतना कुछ डिटेल तो यहाँ पर मुझे इसके अंदर मिला नहीं, लेकिन ये कुछ नई योजना सरकार ने पता नहीं किस प्रकार की योजना लॉन्च की है। रामगढ़ बांध को मिलेगा पानी, ये 15 अगस्त को मुख्यमंत्री द्वारा की गई घोषणाएं, वो पहले भी लिखी थी क्या मैंने, 2 जगह कैसे लिख रखी हैं। 2028 तक इसरदा से रामगढ़ बांध तक पानी पहुंचाने की घोषणा मुख्यमंत्री ने की है। इस पर 1250 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इसरदा बांध जो टोंक के अंदर है और उससे रामगढ़ बांध जयपुर से कुछ दूरी पर है, वहां तक पानी पहुंचाने की घोषणा की है और 1250 करोड़ रुपए खर्च होंगे। और यदि रामगढ़ बांध भर जाता है तो उसका जो बाद का जो पानी है, वो बाकी पानी है वो कानोता बांध में भरा जाएगा। तो ये एक नई योजना की घोषणा की। इसके अलावा पूर्वी राजस्थान जो नहर परियोजना है उसमें जो बांधों की संख्या कम थी वो बढ़ा दी है कि 53 बांध इसके अंदर शामिल होंगे और इससे परियोजना का खर्च भी बढ़ जाएगा। ERCP ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट है ये परियोजना, 1655 करोड़ रुपए इसकी लागत बढ़ जाएगी। 53 बांध इसके अंदर शामिल होंगे। तो ये कुछ एक घोषणाएं थी यहाँ पर। फिर उसके बाद में कोरोना से अनाथ हुए बालक बालिकाओं को मिलेगी नौकरी। तो जो अन्य महत्वपूर्ण योजनाओं वाली PDF थी उसके अंदर आपकी एक योजना मैंने लिखी थी, उसके 3 भाग थे कि मुख्यमंत्री कोरोना सहायता योजना, उसमें एक तो बच्चों के संबंध में थी, एक महिला, एक कोई विधवा महिला, इस प्रकार से 3 उसके पार्ट हैं। तो मुख्यमंत्री कोरोना सहायता योजना का ही एक पार्ट है। उसके अंदर क्या था कि 1 लाख रुपए मिल लेंगे बालक को, जो भी 18 वर्ष से कम का यदि कोई बालक है तो जिसका माता पिता दोनों को खो दिया हो। देखिए, जो ये जरूरी नहीं है कि बालक के दोनों माता और पिता दोनों कोरोना के दौरान मरे हों। यदि एक की पहले मृत्यु हो चुकी है और एक की मृत्यु कोरोना के दौरान हो चुकी है या दोनों की ही कोरोना के दौरान हो गई है, ऐसे अनाथ बालकों को जो कि 18 वर्ष तक की उम्र के हों, उनके लिए गवर्नमेंट ने डिसाइड किया था कि 1 लाख रुपए एक मुश्त दिए जाएंगे। फिर उनकी प्रति माह भी राशि निर्धारित की गई है जब तक वो 18 के नहीं हो जाते। फिर उसके बाद में 18 के होने के बाद में 5 लाख रुपए उनको दिए जाएंगे। ऐसी केंद्र सरकार की भी उसमें शायद 10 लाख की राशि, इस प्रकार की कुछ योजना है। और तो अब इसमें एक चीज़ उन्होंने और ऐड कर दी है कि उनको
जो उम्र है निर्धारित वो पूरी करने के बाद में ऐसे बच्चों को नौकरी भी दी जाएगी, उनके परिवार में से एक बच्चे को। तो पे मैट्रिक्स L9 में जो कैटेगरी के आधार पर होता है ना, L9 जो 7वें वेतन आयोग के अनुसार L9, L10, L11, L12, 13, 14 इस प्रकार से आगे, तो L9 की नौकरी उनको दी जा सकती है। और ये बता दिया, इसकी एक डेट चेंज की है। मुख्यमंत्री कोरोना सहायता योजना 2021 में अनाथ के माता पिता की मृत्यु 15 अक्टूबर 2021 से पूर्व होने की पात्रता को संशोधित करते हुए 31 मार्च 2023 किया गया है कि 31 मार्च, क्योंकि कोरोना से बाद में भी इक्का दुक्का कहीं डेथ हुई है, तो उसके लिए उन्होंने इस तारीख को चेंज कर दिया गया है कि 31 मार्च 2023 तक भी इस प्रकार का कोई केस है तो उनके लिए इस योजना के अंतर्गत ये नौकरी वाला प्रावधान रहेगा। अब ये 2 बोर्ड हैं, पिछले महीने तो काफ़ी सारे थे। अब इन बोर्ड्स में बहुत ज़्यादा चीज़ तो हमें याद नहीं रहती, किस जाति के लिए गठित किया गया है, कितने इसमें सदस्य हैं। तो दोनों ही ये 5-5 सदस्य वाले हैं। ज़्यादातर हमने देखा किस कैटेगरी में है कि टोटल 5 सदस्य या टोटल 7 सदस्य। 5 सदस्यों में से एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और 3 और सदस्य, टोटल 5 हो गए। तो ये दोनों 5 वाले कैटेगरी में है। तो ये तो है जोगी, योगी और नाथ जाति वर्ग के लिए, और ये है बैरवा जाति वर्ग के लिए। बाकी दोनों में सेम है, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और 3 सदस्य, यानी टोटल 5 हो गए। सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग है वो इसकी नोडल एजेंसी या नोडल या विभाग होगा, प्रशासनिक विभाग होगा इसका। बालीनाथ बोर्ड है वो बैरवा जाति के लिए, गोरखनाथ बोर्ड है वो जोगी, योगी और नाथ जाति वर्ग के लिए है। आगे चलते हैं। इसमें राज्य उपभोक्ता आयोग, इसके संबंध में क्या बात है कि राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग की सर्किट बेंच जोधपुर को स्थायी बेंच में परिवर्तित किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने इसकी घोषणा की है और इसके लिए 8 पदों का सृजन भी किया है। देखिए, एक तो आपने यदि उपभोक्ता के बारे में पढ़ा हो, इसके बारे में अर्थव्यवस्था के अंदर, कि प्रत्येक राज्य की राजधानी के अंदर राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग का कार्यालय होगा, तो अपने जयपुर के अंदर है। लेकिन ये जो सर्किट बेंच होती है ये क्या करती है कि समय समय पर विभिन्न जो कुछ महत्वपूर्ण शहर हैं वहाँ पर जाती है। जैसे जोधपुर में है थी सर्किट बेंच की व्यवस्था कि वहाँ पर महीने 2 महीने से 2 दिन के लिए 5 दिन के लिए वहाँ पर जाते थे प्रतितोष आयोग के व्यक्ति, और वहाँ पर विवादों का निपटारण करते थे उपभोक्ता से संबंध में, ताकि जल्दी और त्वरित न्याय उनको मिल सके। अब वो जो सर्किट बेंच है उसको स्थायी किया जाएगा, यानी परमानेंट रूप से वहाँ पर कुछ लोग रहेंगे। 8 नए पदों का सृजन इसी के लिए किया गया है, वो रहेंगे ताकि उस इलाके के विवादों का निपटारण जल्दी हो सके। उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे आप ये बात। नए पैनोरमा का मंजूरी, काफ़ी सारे पैनोरमाज बन रहे हैं। पहले इक्का दुक्का नाम आते थे, फिर अभी बढ़ते, अभी एक ही महीने में पहले 3 पैनोरमा का हुआ, फिर उसके बाद में 7 और पैनोरमा, तो 10 तो पैनोरमा हो गए। तो मुश्किल हो जाता है थोड़ा याद करना। देशोरी पाली में बीकाजी सोलंकी वंश के राजा थे। देसूरी पाली में इनका पैनोरमा बनेगा। जालिपा बाड़मेर में ईसरदास का पैनोरमा बनेगा। ईसरदास वो आपके जो संत और कवि थे ना, भक्ति संत माने जाते हैं, संत कवि ईसरदास। जालिपा बाड़मेर में जन्म था इनका। तो इनके पैनोरमा 3-3 करोड़ रुपए की लागत से, और शाहपुरा भीलवाड़ा में राम स्नेही संप्रदायों के संतों का पैनोरमा बनेगा, ये 4 करोड़ की लागत से। तो 10 करोड़ तो ये स्वीकृत हुए। फिर उसके बाद में 7 और पैनोरमा की घोषणा हुई। 35 करोड़, तो 7 5 35, लेकिन 5-5 करोड़ के नहीं है, कोई 4 का है, कोई 6 का है, कोई 3.5, इस प्रकार से दे रखा है। तो ये अब इनके क्या अलग अलग लिखे, इतना कितने डिटेल लिख सकते हैं और कितना विद्यार्थी याद सकते हैं, तो मैंने अलग अलग नहीं लिखा है इसका। अजमेर में चौहान वंश के राजा पृथ्वीराज चौहान का, पोखरण में इंदिरा महाशक्ति भारत, डीग में महाराजा सूरजमल का, जयपुर में स्वतंत्रता सेनानियों के का पैनोरमा बनेगा, मतलब कई सारों की। आसिंद भीलवाड़ा में बगड़ावत सवाई भोज का, और करौली में कैला देवी का, और जालोर के अंदर वीरमदेव कानड़देव चौहान का पैनोरमा बनाया जाएगा। तो ये काफ़ी सारे पैनोरमाज हैं कि जिन्हें आप याद रख सकते हैं। ये तो अब इनमें क्या पूछ लिया जाए, क्या नहीं, क्या कहा जा सकता है, तो मतलब काफ़ी ऐसी ऐसी बातें हो जाती हैं करंट में, विद्यार्थी भी क्या करें। अभी देखिए ये जीआई टैग वाला तो बहुत इंपॉर्टेंट है ही। इससे पहले है ये मानगढ़ धाम को विकसित करने के लिए 100 करोड़ रुपए की घोषणा की गई है, और एक ये जो 37 करोड़ की लागत से पुल बनाया जाना है भैरव जी के मंदिर पे। तो मुख्यमंत्री ने 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस आता है। विश्व आदिवासी दिवस की 2020 में छुट्टी की थी, है ना, याद नहीं आ रहा मुझे अभी। मतलब पहले ये ऐच्छिक अवकाश हुआ करता था, फिर सार्वजनिक अवकाश कर दिया था। अभी की सूचना नहीं है, ये अभी करंट से रिलेटेड नहीं है। 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस मनाया जाता है, तो वहाँ पर कार्यक्रम था। मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि 100 करोड़ की लागत से मानगढ़ धाम को विकसित किया जाएगा। पहले भी चर्चा थी, एक बार प्रधानमंत्री का कार्यक्रम था, तब मांग हो रही थी कि इसको राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया जाए, जो कि नहीं किया गया था।
तो 37 करोड़ की लागत से एक पुल बनाया जाएगा भैरव जी के मंदिर पर मानगढ़ क्षेत्र में। तो विश्व आदिवासी दिवस समारोह कार्यक्रम का आयोजन मानगढ़ धाम में किया गया राज्य सरकार की ओर से। राजस्थान की 5 कलाओं को मिला जीआई टैग, भौगोलिक संकेतक, यानी उस इलाके से उसकी पहचान निर्धारित हो जाती है, उसमें थोड़ा सा बेनिफिट्स भी मिलते हैं कई प्रकार के। तो नाथद्वारा की पिछवाई कला, जोधपुरी बंदेज, उदयपुर कोफ्तागिरी। तो कोफ्तागिरी का नहीं पता हो आपको, तो मेटल के ऊपर कारीगरी की जाती थी, धातु के ऊपर जो कारीगरी की जाती है उससे संबंधित इनकी कला है। कोई खंजर पे, तलवार पे, डिब्बों पे, इस प्रकार से धातु के बने हुए पे। बीकानेर की कशीदाकारी, बीकानेर की उस्ता कला, जो ऊंट के ऊपर कला करते हैं। तो नाथद्वारा पिछवाई कला, जोधपुरी बंधेज, उदयपुर कोफ्तागिरी, बीकानेर की कशीदाकारी और बीकानेर की उस्ता कला। तो ये इतने 5 जो कलाएं हैं एक प्रकार की, इनको जीआई टैग मिला गया है। अब ये जीआई टैग हमेशा के लिए नहीं है, ये जीआई टैग आपके मिला है 2031 तक के लिए मिला है, यानी तकरीबन आपके 8 साल रहेगा। अच्छा, सब अभी तक ये जो 5 मिला के हैं, इसको मिलाकर हो गए हैं टोटल 21 वस्तुएं राजस्थान की। 21 वस्तुएं, कलाएं जिनको अभी तक भौगोलिक संकेतक मिल चुका है। सबसे पहले 2006 में कोटा डोरिया को जीआई टैग मिला था। तो राजस्थान का पहला उत्पाद है कोटा डोरिया, जिसको ये जीआई संकेतक मिला था। अभी तक 21 वस्तुओं को जीआई टैग हासिल हो चुका है। राजस्थान विद्युत शुल्क विधेयक, ये विधानसभा में पारित हुआ। इसके माध्यम से सरकार कुछ सरचार्ज और सेस लगा सकती है, उसका मैं आपको बता देता हूँ। विधानसभा में पारित हो गया है ये बिल, और सरकार 1 रुपये प्रति यूनिट तक तो विद्युत शुल्क और 50 पैसे तक का सेस वसूल सकेगी। हालांकि अभी फ्यूल सरचार्ज तो सब्सिडी के रूप में सरकार ने खुद ही वहन कर लिया है। तो 1 यूनिट तक का विद्युत शुल्क और 50 पैसे तक सेस वसूल सकेगी। कृषक ऋण राहत आयोग, ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। इसके तहत हाईकोर्ट के एक रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय राज्य कृषक ऋण राहत आयोग बनाया जाएगा। अब आयोग के जो आपका सिविल कोर्ट है, उसके जो अधिकार होते हैं वही इस आयोग के अधिकार होंगे। खास तौर से बात यह है कि किसानों को जो कि समय पर लोन नहीं चुका पाते किसी कारणवश, उनको कुछ रिलीफ देने के लिए ये बातें हो रही हैं। तो कृषक ऋण राहत आयोग, क्या क्या इसमें मेन पॉइंट्स हैं। आयोग के पास सिविल कोर्ट के जितने अधिकार होंगे, 5 सदस्यीय ये आयोग होगा। कोई भी बैंक या वित्तीय संस्थान किसान की फसल बर्बाद होने पर लोन वसूली का दबाव नहीं डाल सकेगा। यदि उस वर्ष फसल खराब हुई है और किसान लोन समय पर नहीं भर पाया, तो उसके ऊपर प्रेशर आप नहीं डाल सकते। किसान फसल बर्बादी, माली हालत खराब होने पर कर्ज माफी की मांग कर सकेंगे। और उसमें क्या प्रावधान हम नीचे देखते हैं। किसान की अनुमति के बिना बैंक या वित्तीय संस्थान जमीन कुर्क या नीलाम नहीं कर सकेंगे। किसान की अनुमति के बिना एक तरफा कार्यवाही नहीं कर सकेंगे। किसान को संकटग्रस्त घोषित करने के बाद बैंक उससे कर्ज वसूली नहीं कर सकेगा। यदि किसानों को किसी किसान को या किसी एरिया के किसानों को ऐसे कुछ कारणों के कारण संकटग्रस्त घोषित कर दिया जाता है, तो उससे वसूली नहीं कर सकेंगे। एक्ट में मूल ब्याज पेनल्टी के बाद सेटलमेंट होने पर 2 लाख यदि मूल ब्याज है तो उसमें 75% की राशि माफ करने का प्रावधान है। ब्याज की बात हो रही है। ये राशि यदि 2 से 4 लाख हो तो 50% राशि माफ करने का प्रावधान है। अच्छा, टोटल ठीक से पढ़ें। मूल ब्याज और पेनल्टी के बाद सेटलमेंट होने पर राशि यदि 2 लाख है तो उसमें 75% राशि माफ करने का प्रावधान है। 2 से 4 लाख बनती है टोटल राशि, तो 50% माफ करने का प्रावधान है। ठीक है, एक साथ पढ़ेंगे इसको, सिर्फ ब्याज की बात नहीं, इतना ब्याज तो कहाँ से बनेगा। आगे चलते हैं। आवास निर्माण में पिछड़ा राजस्थान, जो प्रधानमंत्री आवास योजना चल रही है उसके अंदर राजस्थान लगभग 60% आवास ही बना पाया है, तो पीछे चल रहा है। गोवा में 100% हो चुके हैं, तेलंगाना में 89% हो चुके हैं, और जो गुजरात 83% है। तो गोवा, तेलंगाना, गुजरात 3 स्थानों पर हैं, और राजस्थान में अभी तक 60 ही बने हैं। ये अगस्त में जब न्यूज़ आई थी तब तक की बात है। कालीबाई भील स्कूटी योजना, ये आपके फ्लैगशिप योजना के अंदर है, आपको दिया गया है। उसके अंदर क्या है कि राज्य सरकार ने विमुक्त, घुमंतु एवं अर्ध घुमंतु वर्ग की छात्राओं को स्कूटी प्राप्त करने के लिए 12वीं में 50% अंक की अनिवार्यता की है, मतलब चेंज किया है। पहले 60%, एक सेकंड, इसको आप, ये 60 नहीं है भाई, ये पता नहीं मैंने कहाँ से दिमाग में आ गया। ये 65% था, ये 75% था। इसको प्लीज़ आप चेंज कर देना। हालांकि मेरा जो कालीबाई भील का वो दिया हुआ है ना फ्लैगशिप का, उसमें निश्चित रूप से सही मिलेगा आपको। 65% और 75% था। राजस्थान बोर्ड से की है तो 65% अंक होने चाहिए। यदि आपने
सीबीएसई बोर्ड से किया है तो 75% होना चाहिए। तो उसके क्राइटेरिया के हिसाब से छात्राएं कम हो रही थी, तो गवर्नमेंट ने चेंज कर दिया है, 12वीं में 50% अंक की अनिवार्यता की है। सबके लिए नहीं की है, जो कालीबाई भील के अंदर तो सारी आती हैं। शुरू की गई थी वो एससी के लिए, फिर वो एससी के लिए भी थी, फिर वो एसटी के लिए भी हो गई, फिर अल्पसंख्यकों के लिए भी हो गई, ओबीसी के लिए भी हो गई, एमबीसी के लिए भी हो गई, ईडब्ल्यूएस के लिए, मतलब एक शायद एमबीसी के लिए अलग होना चाहिए, जो देवनारायण गुर्जर योजना के तहत। बाकी लगभग सबके लिए, मतलब सबके लिए ये एक में कर दिया गया सारी, मतलब अलग अलग विभागों के लिए, अलग अलग समुदायों के लिए अलग अलग करने की वजह एक में ही कर रखा है। यहाँ पर ये जो छूट दी गई है ये विमुक्त घुमंतु और अर्ध घुमंतु वर्ग की छात्राओं के लिए की गई है, सबके लिए नहीं की गई है ये छूट। तो उसके लिए अनिवार्यता इन्होंने 50% की है, क्योंकि उसके लिए जो निर्धारित इनकी जो छात्राएं थी वो पूरी नहीं हो पा रही थी। आगे बढ़ते हैं अब इसके अंदर। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, ये आपको डिटेल पूरी उसके अंदर मिल जाएगी। फ्लैगशिप योजना के अंदर अलग से कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है, उसमें वो भी दिया गया है कि वो कैटेगरीज कौन कौन सी थी। और मैं मानता हूं कि विद्यार्थियों को पता भी है इन योजनाओं के बारे में, क्योंकि ये तो फ्लैगशिप योजनाएं हैं, हर एग्जाम में आते हैं तो पढ़ते ही रहते हो आप। तो इसमें क्या है कि पहले कुछ श्रेणियां दी गई थी जिसके अंदर 850 रुपये की जो राशि है वो उनको भरनी पड़ती थी। कुछ तो सरकार ने अलग दे रखे थे कि भी इस क्राइटेरिया में आते हैं, उनकी जो 850 रुपये की राशि है वो गवर्नमेंट खुद वहन करेगी, तो उनका कोई पैसा नहीं लगेगा। बाकी बचे हुए वर्गों को 850 रुपये देने पड़ते थे। तो अब सरकार ने कहा कि एससी, एसटी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस परिवारों को भी इस योजना में 850 रुपये प्रीमियम नहीं देना होगा, यानी सिर्फ और सिर्फ जनरल बचा है और तो कुछ बचा नहीं। तो एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस इन परिवारों को भी 850 रुपये की राशि अब नहीं देनी पड़ेगी। इनकी किस्त भी अब, मतलब इनका जो हिस्से की जो आप राशि मान सकते हैं वो गवर्नमेंट ही पे करेगी। अमृत भारत स्टेशन योजना, प्रधानमंत्री मोदी ने इसकी घोषणा की थी कि इतने सारे जो रेलवे स्टेशन हैं भारत के अंदर उनका कायाकल्प होगा, उसका वर्चुअल शिलान्यास भी किया गया है। उसमें से सबसे ज़्यादा जो रेलवे स्टेशन है इसमें से वो उत्तर प्रदेश और राजस्थान के हैं, जिनमें ये निर्माण कार्य होने हैं। 55 हैं दोनों ही स्टेट्स के, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के। टोटल है 508 रेलवे स्टेशन। इनकी लागत है 24,470 करोड़ रुपए। तो इन स्टेशनों के पुनर्विकास की आधारशिला प्रधानमंत्री ने 6 अगस्त को रखी, वर्चुअल शिलान्यास किया उन्होंने, क्योंकि इतने सारे स्टेशन के पास तो वो जा कैसे सकते हैं। इन स्टेशनों को सिटी सेंटर के रूप में विकसित करने के लिए मास्टर प्लान तैयार किए जा रहे हैं। इनमें से 55 रेलवे स्टेशन राजस्थान से संबंधित हैं। राजस्थान और उत्तर प्रदेश दोनों में 55 रेलवे स्टेशन हैं, जो कि सर्वाधिक हैं जिनका ये पुनर्विकास होना है। अनुजा ऋण आवेदन पोर्टल, राजस्थान अनुसूचित जाति जनजाति और वित्त विकास एवं सहकारी निगम लिमिटेड, अनुजा निगम शॉर्ट में नाम हो गया, क्या इसका पोर्टल बनाया गया है। ये योजना तो पहले से है। पोर्टल जयपुर में 25 जुलाई को सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री टीकाराम जूली ने इसका उद्घाटन किया, शुरुआत की इसकी। अनुजा निगम क्या करती है, जरूरतमंद उद्यमियों को 50,000 से लेकर 10 लाख तक का ऋण स्वीकृत करती है। किस वर्ग के होने चाहिए, अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के। निगम ने इस वर्ष 12,000 से अधिक व्यक्तियों को लगभग 200 करोड़ रुपए का ऋण वितरित करने का लक्ष्य रखा है। 12,000 से अधिक व्यक्तियों को 200 करोड़ रुपए का ऋण वितरित करने का लक्ष्य रखा है अनुजा निगम ने। तो ये इसके संबंध में बात होगी। इसका पोर्टल लॉन्च किया गया है वही 25 जुलाई को। जल जीवन मिशन, तो केंद्र सरकार की योजना है और राज्यों का केंद्र सरकार का मिलजुल के काम इसके अंदर चल रहा है। आपके इलाकों में भी आपने देखा होगा कि बहुत सारी पाइपलाइंस पिछले वर्षों में लगी हैं, 1-2 वर्षों में। तो 26 जुलाई तक जल जीवन मिशन की क्रियान्विति में राजस्थान देश में 4थे स्थान पर पहुंच गया है। खर्च के मामले में 17,578 करोड़ रुपए खर्च देश में दूसरे स्थान पर है। यानी ये जो जल कनेक्शन देने के मामले में इनकी जो संख्या है उसके मामले में 26 जुलाई तक 4थे स्थान पर राजस्थान है। और खर्च की बात करें, रुपए खर्च करने के मामले में, तो 17,578 करोड़ रुपए खर्च करके राजस्थान दूसरे स्थान पर है जल जीवन मिशन में। इस प्रकार के कौन से स्थान पर है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं, खासतौर से पहले दूसरे पर होते हैं तब तो काफी बार क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। स्टेट ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन, शॉर्ट फॉर्म इसकी सोटो, स्टेट ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन। अंगदान को बढ़ावा देने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन करने वालों से अंगदान की सहमति से संबंधित प्रश्न अनिवार्य करने वाला राजस्थान देश का पहले राज्य बना है। हालांकि जहां तक मुझे याद है पिछले 2-3 वर्ष से ये क्वेश्चन तो उसके अंदर आता है कि आप अंगदान देने के लिए सहमति देते हैं या नहीं देते हैं। ये तो मुझे कोई नई बात नहीं लग रही है। अब वो
कितना मैंडेटरी था या नहीं था, लेकिन मुझे पता है कि वो क्वेश्चन आता था। मैंने 2-3 साल पहले भी इसके बारे में देखा था। सहमति देने वाले व्यक्ति के ड्राइविंग लाइसेंस पर हार्ट का चिन्ह, जो सहमति दे देगा कि मैं अंगदान करने के लिए सहमत हूँ, उसका जो ड्राइविंग लाइसेंस आएगा उसके ऊपर हार्ट का चिन्ह और ऑर्गन डोनर लिखा हुआ आएगा कि इस व्यक्ति ने सहमति दी है, तो उसका थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का ड्राइविंग लाइसेंस बनेगा। सोटो लाइसेंस धारकों को अंगदान के महत्व की विस्तृत जानकारी उपलब्ध करवाएगा। कौन? स्टेट ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन, इसके ये जिम्मेदारी रहेगी। विश्वकर्मा कामगार कल्याण योजना, अब इसमें कंफ्यूजन आपको ये हो सकता है कि अभी ताज़ा आप अखबारों में पढ़ेंगे कि पीएम विश्वकर्मा योजना शुरू हुई है। वो केंद्र सरकार की योजना है, ये अलग योजना है, तो आप इसको कंफ्यूज ना होंगे। एक केंद्र सरकार शुरू करी है पीएम विश्वकर्मा योजना, जो कि 17 सितंबर को विश्वकर्मा जयंती पर लॉन्च होने वाली है। क्योंकि मैं ये वीडियो थोड़ा सा 17 से पहले रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो 17 सितंबर को लॉन्च होगी, प्रधानमंत्री इसको शुरू करेंगे, पीएम विश्वकर्मा योजना। तो राजस्थान वाली जो विश्वकर्मा कामगार कल्याण योजना है, जिसकी बजट 2023-24 में घोषणा की गई थी, तो राजस्थान उद्योग और वाणिज्य विभाग की ओर से योजना के पहले चरण में 20,000 लाभार्थियों को टूल किट दिए जाएंगे। जो भी किसी प्रकार के कारीगर हैं, उनसे जरूरी सामान जो उनका है उसके संबंध में एक टूल किट उनको दी जाएगी। बजट 2023-24 में घोषित इस योजना में आवश्यक सामान के लिए 5-5 हज़ार रुपये का अनुदान देकर 1 लाख लोगों को लाभान्वित किया जाना है। 5-5 हज़ार रुपये का अनुदान टूल किट के लिए, या हो सकता है अभी ऐसा कर रहे हैं कि ये 5,000 रुपये की टूल किट दे रहे हों। हालांकि सेंटर वाली जो योजना है उसमें शायद 12,000 रुपये की टूल किट है, और उसमें कुछ प्रशिक्षण और स्टाइपेंड का भी रहेगा। वो योजना लॉन्च होगी तब आपको पता चलेगा पूरा, शायद उसमें 12,000 रुपये की टूल किट है। राजस्थान पार्ट टाइम कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग रूल्स 2023, जो पार्ट टाइम थे उनके लिए गवर्नमेंट ने नए रूल्स बनाए थे। इसका पहले जिक्र आ चुका है कई बार महीनों में। अभी उनके रिटायरमेंट से संबंधित कुछ बात की गई कि भाई उनको रिटायरमेंट पे भी कुछ मिले, तो वो राशि है लगभग 2 से 3 लाख रुपए तक की है। वो डिपेंड करेगी कि उनकी सेवा कितने साल की हुई है। इसके प्रारूप को मुख्यमंत्री ने मंजूरी दी है। इन नियमों के तहत मानदेय कार्मिकों का 2 से 3 लाख तक का रिटायरमेंट सहायता पैकेज सुनिश्चित होगा। यदि 10 वर्ष की सेवा पूर्ण करने के बाद में रिटायर हो रहे हैं तो 2 लाख। यदि 15 वर्ष की सेवा पूरी होने के बाद में रिटायरमेंट ले रहे हैं, रिटायर हो रहे हैं वो, तो 2.5 लाख रुपए। और 20 वर्ष की सेवा पूरी करने के बाद रिटायरमेंट हो रहा है तो 2.75 लाख रुपए। और 25 वर्ष की सेवा पूर्ण करने वाले को 3 लाख रुपए की राशि रिटायरमेंट के ऊपर दी जाएगी। तो 10, 15, 20 और 25 है, 2, 2.5, 2.25 और 3 लाख रुपए तक की ये राशि है। न्यूनतम मजदूरी में 26 रुपए की वृद्धि। अभी अलग अलग मजदूरी तो इसकी याद रखनी बहुत मुश्किल होती है, लेकिन फिर भी मैंने इसमें लिख दिया है, 26 जोड़ के लिख दिया है। दिखा देता हूँ आपको। पहले जो कुशल, अर्धकुशल, अकुशल श्रमिकों की जो राशि थी उसके अंदर मैंने 26 जोड़ के लिख दिया है। जैसे मुख्यमंत्री ने अकुशल श्रमिक की 285 रुपये प्रतिदिन कर दी है, तो पहले इसमें कितना जोड़ा है हमने? 26 रुपये। 285 में से 26 घटाएंगे, वो पहले थी, अभी 285 कर दी। प्रतिमाह की अलग होती है, जैसे आप 285 से 30 को गुणा नहीं करेंगे, वो अलग। जैसे ये तो लगभग 26 दिन के रुपए बनते हैं, 7,410, तो इसका प्रतिमाह भी दिया गया है। तो अकुशल श्रमिक को 285 रुपये प्रतिदिन मजदूरी मिलेगी, या फिर 7,410 रुपये प्रतिमाह मिलेगी। अर्धकुशल श्रमिक को 297 रुपये प्रतिदिन, यानी 26 जोड़ के लिखे गए हैं ये मेरे द्वारा भी, और 8,034 रुपये प्रतिमाह इनमें से कोई। या उच्च कुशल श्रमिक को 369 रुपये प्रतिदिन या 9,334 रुपये प्रतिमाह इसकी आप कह सकते हैं कि मजदूरी कर दी गई है। बढ़ी हुई दरें 1 जनवरी 2023 से प्रभावी मानी गई हैं। राज स्टाम्प सुविधा शुरू। ऑनलाइन स्टाम्प के संबंध में, हालांकि ऑनलाइन स्टाम्प की सुविधा पहले भी थी, जो एक ई ग्रास चलता है या ई स्टाम्प चलता है, इस प्रकार से अभी एक कोई राज स्टाम्प नाम की सुविधा शुरू की जा रही है। इससे स्टाम्प की फीस का भुगतान ज़्यादा आसानी से, त्वरित गति से हो पाएगा। तो ये राज स्टाम्प नाम की स्टाम्प के संबंध में कुछ शुरू किया है, इतना ही आप थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए, बाकी कुछ जरूरी नहीं है। कोचिंग स्टूडेंट का तनाव दूर करने की तैयारी, ये ज़्यादा सूचना है कोटा के संबंध में। कोटा के जो ऑक्सीजन पार्क है, कोटा में काफ़ी कुछ बन रहा है, अभी आपने देखा होगा। जो चंबल रिवर फ्रंट है उसके संबंध में भी काफ़ी सारी न्यूज़ आई है, उसका उद्घाटन हो चुका है। कोटा के ऑक्सीजन पार्क या सिटी पार्क में तनाव दूर करने के लिए स्ट्रेस फ्री जोन बनाया जाएगा।
कोचिंग समूह, हॉस्टल एसोसिएशन और जिला प्रशासन मिलकर कोचिंग स्टूडेंट के लिए कार्निवाल का आयोजन भी करेंगे। इसके अलावा भी जो एक कमेटी बनाएगी तो उसके अंदर ये निर्धारित किया गया है कि एक तो संडे को जो कोचिंग्स में टेस्ट होता है कोटा के अंदर, वो उनको बंद कर देना चाहिए कि संडे के अंदर आप इस प्रकार से नहीं करेंगे। इसके अलावा बुधवार को आप हाफ डे करेंगे और उसके अंदर कुछ कल्चरल एक्टिविटीज़ आप करवाएंगे। तो इस प्रकार के कुछ प्रावधान थे। मैं यहाँ पे आपको पढ़ के बता देता हूँ, क्योंकि मैंने सुना है कि काफ़ी सारे विद्यार्थी बताते हैं कि हम जो कभी सफ़र में होते हैं या कुछ काम कर रहे होते हैं तो ऐसी स्थिति में हम सुन के याद करने की कोशिश करते हैं। तो मैं सारी चीज़ें इसीलिए पढ़ता हूँ बार बार। तो प्रमुख शासन सचिव शिक्षा भवानी सिंह देथा की अध्यक्षता में स्टेट लेवल कमेटी ने संडे टेस्ट बैन करने, बुधवार को हाफ टाइम यानी सिर्फ 3 घंटे पढ़ाई और हाफ टाइम फन एक्टिविटी करवाने का फैसला किया है। बड़े स्तर पर वो मोटिवेटर और इस प्रकार के स्पीकर बुलाएंगे जिससे विद्यार्थियों को थोड़ा मोटिवेशन मिले और वो डीमोटिवेट न हों। इसके अलावा कोई एक्सपर्ट कमेटी बनाकर कोचिंग्स में जो पढ़ाया जाने वाला सिलेबस है उसको थोड़ा कम करने का प्रयास किया जाएगा। पुलिस ने सरकार को प्रस्ताव भेजा है, पुलिस विभाग ने, कि एक यहाँ पर विशेष थाना बनाया जाए जिसमें 60 लोगों का स्टाफ होगा। पुलिस ने एक स्टूडेंट थाना खोलने का प्रस्ताव राजस्थान सरकार के पास भेजा है जिसका प्रभार डीएसपी रैंक के अफसर के पास होगा, 60 लोगों का उसमें स्टाफ होगा। स्टूडेंट थाना इस प्रकार का बनाने के लिए प्रस्ताव भेजा गया है। हो सकता है जल्दी ही इसको मंजूरी मिल जाए। स्वीप कार्यक्रम ये हर बार ही होता है, जब भी चुनाव आते हैं तो स्वीप कार्यक्रम आयोजित होता है और राजस्थान चुनाव आयोग है उसने अब की बार 75% का लक्ष्य रखा है, मिशन 75 चुनावों के अंदर। हालांकि 72-74 इसके आसपास तो पिछली बार ही था शायद, जहां तक मुझे याद है। स्कूली बच्चे सीखेंगे रोबोट बनाना, तो ऐसी रोबोटिक्स लैब है वो महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल्स में बनाई जाएगी, सभी में नहीं बनेगी। प्रदेश के 300 महात्मा गांधी विद्यालयों के अंदर ऐसी रोबोटिक्स लैब बनेगी। तो उसके लिए प्रत्येक स्कूल को 6.14 लाख रुपए का बजट आवंटित किया गया है। 6,14,000 रुपए का बजट प्रत्येक स्कूल के लिए यानी 300 स्कूलों के लिए आवंटित किया गया है। इसके लिए जो कंपनी है वो है बेंगलुरु की कंपनी है, मैसर्स इंडस एडुट्रेन प्राइवेट लिमिटेड बेंगलुरु। इसके द्वारा जो रोबोटिक्स लैब है उसका इंस्टॉलेशन वगैरह किया जाएगा। सॉफ्ट स्किल्स प्रशिक्षण, जो ITIs हैं, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान हैं गवर्नमेंट वाले, उनके 50,000 विद्यार्थियों को 100 घंटे का निशुल्क सॉफ्ट स्किल्स प्रशिक्षण दिया जाएगा। 50,000 प्रशिक्षणार्थियों जो कि राजकीय गवर्नमेंट ITI कॉलेज में पढ़ते हैं उनको 100 घंटे का निशुल्क प्रशिक्षण दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने इसके लिए 11.5 यानी 11.5 करोड़ रुपए की राशि को मंजूरी दी है और ये व्यय राजस्थान व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण परिषद वहन करेगी। तो ये राजस्थान की जो सरकारी ITI कॉलेज हैं उनके 50,000 विद्यार्थियों को 100 घंटे का प्रशिक्षण दिया जाएगा जिसका नाम दिया गया है सॉफ्ट स्किल्स प्रशिक्षण। अब इसके बाद में यहाँ पर है बाल हक ई-बॉक्स, इंपॉर्टेंट है ये बाल हक ई-बॉक्स क्या है कि बच्चे यहाँ पर शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। यहाँ पर एक QR कोड दिया गया है, उस QR कोड को स्कैन करके भी आप डायरेक्ट उसके अंदर शिकायत वाला बॉक्स आपके अंदर आ जाएगा, या आप मेल कर सकते हैं या जो चाइल्ड हेल्पलाइन है उसके माध्यम से भी आप दर्ज करवा सकते हैं। तो महिला और बाल विकास विभाग ने बच्चों को हिंसा, अपराध या शोषण का शिकार बनने से बचाने के लिए यह अभियान शुरू किया है। बच्चों की ओर से शिकायतें QR कोड स्कैन करके या ईमेल या चाइल्ड लाइन द्वारा बाल हक ई-बॉक्स में भेजी जा सकती हैं। इसका एक ईमेल भी दिया गया है, या तो वो QR कोड स्कैन करें जो सरकार ने प्रचारित भी किया है फोटो वगैरह देके अखबार वगैरह में, और या फिर ये जो इनका मेल ID है बाल BALHAQ balhaq@rajasthan.gov.in। वात्सल्य अभियान जो ऐसे बेसहारा या अनाथ बच्चे हैं जिनको कोई मतलब उनको पालने के लिए इस प्रकार से सहमत हो तो उनको प्रति माह 4500 रुपये की राशि दी जाएगी, 4,000 रुपये की राशि दी जाएगी। बाल अधिकारिता मंत्री ममता भूपेश ने वात्सल्य अभियान की शुरुआत की है, फोस्टर केयर अभियान भी इसको आप कह सकते हैं। इसमें 0 से 18 वर्ष की उम्र वाले बच्चों को पारिवारिक परिवेश में पलने बढ़ने के लिए सरकार कुछ सहायता राशि देगी। इनको पालने के लिए जो व्यवस्था करेंगे उन लोगों की आयु क्या होनी चाहिए, 25 से 65 वर्ष के लोग। कौन इनको पालने की जिम्मेदारी ले सकता है, जिसकी आयु 25 से 65 वर्ष की हो, पूर्णतः स्वस्थ हो, पागल नहीं हो और कम से कम 2 साल से राजस्थान के अंदर रह रहा हो। ऐसे व्यक्ति आवेदन करके बच्चों की केयर करने की जिम्मेदारी ले सकते हैं। और जो बच्चे होंगे उनकी उम्र होनी चाहिए 0 से 18 साल के बीच में, जो कि बेसहारा अनाथ हैं इस प्रकार। तो 4,000 रुपये की सहायता है वो सरकार उन परिवारों को देगी जो इनकी जिम्मेदारी उठाएंगे। महारे गांव टीबी न पसारे पांव, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि राजस्थान को टीबी मुक्त बनाने के लिए कौन से
वर्ष तक का लक्ष्य रखा गया है। तो ये है 2025। राजस्थान को 2025 तक टीबी मुक्त बनाने के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए टीबी मुक्त ग्राम पंचायत अभियान के दूसरे चरण का शुभारंभ मुख्यमंत्री द्वारा 24 अगस्त को किया गया। पहला चरण इसका चल रहा था, अभी इसका दूसरा चरण आ गया 24 अगस्त से। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, राजस्थान को किस वर्ष तक टीबी मुक्त बनाने का लक्ष्य रखा गया है, 2025। और टैगलाइन क्या है, म्हारे गांव टीबी न पसारे पांव। और राजस्थान की 29 ग्राम पंचायतों को अब तक टीबी मुक्त घोषित कर दिया गया है। जिन जिला कलेक्टर्स ने अच्छा काम किया उनको इस दिन सम्मानित किया गया। जो 29 ग्राम पंचायत हैं जहां पर टीबी मुक्त हो गई हैं, वो उनके सरपंचों को भी सम्मानित किया गया है। तो 2025 तक म्हारे गांव टीबी न पसारे पांव। डाक से मिलेगा बाबा रामदेव का प्रसाद। पहले लोक देवता हैं, राजस्थान के कोई मंदिर में ऐसी व्यवस्था की है। आप 250 रुपये पे करके पोस्ट ऑफिस के माध्यम से बाबा रामदेव का प्रसाद मंगवा सकते हैं। एक व्यक्ति अधिकतम 10 पैकेट बुक करवा सकता है। तो 251 रुपये प्रति पैकेट। 251 है, मैंने शायद 250 बोल दिया था क्या, 251। एशियाटिक शेर जीएस, शेर का नाम जीएस, जो कि नाहरगढ़ जयपुर के वाले उद्यान में था। अभी शायद कुछ महीनों पहले ही जोधपुर से इसको लाया गया था। तो जीएस की मौत हो गई है जयपुर के नाहरगढ़ जैविक उद्यान में। गांव गवाड़, ये जो राजस्थान साहित्य अकादमी है उदयपुर में, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर दुलाराम सहारण हैं, उनके द्वारा गांवों तक साहित्य अकादमी की पहुंच बढ़ाने के लिए एक नया कार्यक्रम शुरू किया गया है, गांव गवाड़। राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर ने गांवों तक अकादमी की पहुंच बढ़ाने के लिए यह कार्यक्रम शुरू किया है। इसका पहला आयोजन 19 अगस्त को उदयपुर की सायरा पंचायत समिति के बरवाड़ा में किया गया। उदयपुर की सायरा पंचायत समिति के बरवाड़ा गांव में गांव गवाड़ कार्यक्रम पहला 19 अगस्त को आयोजित किया गया। राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर क्यों कर रही है ये, गांवों तक पहुंच बढ़ाने के लिए। इसके अध्यक्ष कौन है, डॉक्टर दुलाराम सहारण। राजस्थान प्राकृत भाषा एवं साहित्य अकादमी, इसका गठन किया गया है, नई बनी है ये। किसके लिए, राज्य सरकार द्वारा प्राकृत एवं जैन भाषा के साहित्य के संरक्षण, संवर्धन और अभिवृद्धि के लिए इस अकादमी का गठन किया गया है। अकादमी जैन धर्म के लोक साहित्य के प्रकाशन एवं समुदाय की पुरातात्विक धरोहरों और मंदिरों के पुनरुद्धार और संरक्षण का कार्य करेगी। इसमें सदस्य वगैरह कैसे होंगे, अकादमी में राज्य सरकार के द्वारा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष और सचिव सहित 4 अधिकारियों की नियुक्ति की जाएगी। राज्य सरकार द्वारा मनोनीत 6 प्राकृत भाषा के विशेषज्ञ साहित्यकार और प्रतिष्ठित संस्थाओं के राज्य सरकार द्वारा मनोनीत 3 प्रतिनिधियों और सामान्य स्वभाव द्वारा सहवृत 7 और व्यक्तियों को इसके अंदर लिया जाएगा। तो काफ़ी डिटेल होगी, ऐसा तो पूछेंगे तो पूछ लेंगे भैया, ऐसा थोड़ी याद थोड़ी रहता है, ये कुछ ज़्यादा ही हो गया है ना इतना, इसलिए मैंने इसमें कोई नहीं किया है। तो प्राकृत और जैन भाषा के साहित्य के संरक्षण, संवर्धन और अभिवृद्धि के उद्देश्य से सरकार ने राजस्थान प्राकृत भाषा एवं साहित्य अकादमी का गठन किया गया है। आगे चलते हैं। इसका मुख्यालय डिसाइड नहीं हुआ, ये बताया गया कि या तो जयपुर में होगा या फिर जोधपुर में होगा, या तो जयपुर में या जोधपुर के जो राजस्थान प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान है वहां पर इसका मुख्यालय होगा। वंश लेखक अकादमी, इसका नाम चेंज किया गया है। वंश लेखन परंपरा जो आपने पढ़ी भी होगी, जैसे इतिहास में आती है वंशावली वाली है। तो वंश लेखन परंपरा मतलब जैसे आप कभी हरिद्वार या गढ़गंगा, जहाँ भी आपके पूर्वजों की या आपके जो परिचित, जो आपके परिवार के लोगों की मृत्यु के बाद में आप अस्थियां लेकर जाते हैं तो आप लिखवाते हैं ना इस प्रकार से। ऐसे ही कई समुदाय में ये लेखन की परंपरा रही है, लगभग सभी का कहीं ना कहीं लिखा जाता है। तो ये जो प्राचीन वंशावलियां हैं, इनके संरक्षण और संवर्धन के लिए वंशावली संरक्षण एवं संवर्धन अकादमी गठित की गई थी 2017 के अंदर। अब इसका नाम चेंज कर दिया गया है और इसका नाम कर दिया गया है वंश लेखक अकादमी। कोई विशेष बात नहीं है। वंशावली संरक्षण एवं संवर्धन अकादमी का नाम कर दिया गया है वंश लेखक अकादमी। एनएचएम राजस्थान और जपाईगो के बीच एमओयू। जपाईगो ये किसी की शॉर्ट फॉर्म है, जिसमें जपाईगो या झपाईगो, इसको कुछ भी बोल सकते हो आप। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, नेशनल हेल्थ मिशन एनएचएम राजस्थान और अमेरिका की जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी से मान्यता प्राप्त है, उससे जुड़ा हुआ एक एनजीओ है, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है जपाईगो। उसके बीच में एक एमओयू साइन हुआ है। वो एमओयू के माध्यम से क्या होगा कि गर्भवती महिलाओं और नवजात शिशुओं संबंधित चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवाओं का डिजिटलाइजेशन होगा, उनका रिकॉर्ड रखा जाएगा टैबलेट्स के माध्यम से, उसके अंदर दर्ज होंगी सारी सूचनाएं। इन सेवाओं का डिजिटलाइजेशन करने वाला और रियल टाइम मॉनिटरिंग करने वाला राजस्थान देश का पहला राज्य होगा। गर्भवती महिलाओं और बच्चों के
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाओं का डिजिटलाइजेशन करने वाला, रियल टाइम मॉनिटरिंग करने वाला राजस्थान देश का पहला राज्य होने वाला है। पहले चरण के अंदर 3 जिले बूंदी, करौली और उदयपुर में प्रत्येक एएनएम को ऐसी एक डिजिटल किट दी जाएगी। कुछ कोई टैबलेट वगैरह जो आपके होते हैं ना, टैब की बात कर रहा हूँ मैं, और कुछ है और ऐसे उपकरण किए जाएंगे ताकि उनका डिजिटली कुछ रिकॉर्ड वगैरह रखना, ऐसा कुछ इसके अंदर होगा। तो बूंदी, करौली और उदयपुर में नेशनल हेल्थ मिशन राजस्थान और जपाइगो एक एनजीओ है, जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी अमेरिका से संबंधित, उनके बीच में ये एक एमओयू हुआ है। खेल प्रशिक्षकों के 100 नए पद सर्जित। खेल प्रशिक्षक ब्लॉक स्तर पर जो आपने मेजर ध्यानचंद के नाम से जो स्टेडियम बन रहे हैं बहुत सारे ब्लॉक्स के अंदर, तो वहाँ पर खेल प्रशिक्षक ग्रेड 3 के 100 नए पदों को मंजूरी दी है, जो उन स्टेडियम्स के अंदर बच्चों को जो खेलने वाले खिलाड़ी लोग हैं उनको प्रशिक्षण देने का काम किया करेंगे। तो 100 ऐसे नए पद सृजित किए हैं। ध्यान कक्ष जो 31 संस्कृत महाविद्यालय हैं राजस्थान के, उसके अंदर 15-15 लाख रुपए की लागत से 31 संस्कृत महाविद्यालयों के अंदर ऐसे ध्यान कक्ष बनाए जाएंगे। एक कमरा बनाया जाएगा ध्यान करने के लिए, सीधी बात है। 15-15 लाख की लागत से 31 है, तो 15 × 45, 15 × 15, 45 और 15 4 65, तो 4 करोड़ 65 लाख रुपए, या 4.65 करोड़ रुपए की टोटल राशि मंजूर हुई है। 15-15 लाख रुपए की लागत से 31 संस्कृत महाविद्यालयों में एक ध्यान कक्ष बनाया जाएगा। नाबार्ड द्वारा कितनी राशि स्वीकृत की गई है ग्रामीण एरिया के बुनियादी ढांचे के विकास के लिए? तो नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, नाबार्ड की फुल फॉर्म हो गई, ने राजस्थान सरकार को वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए ग्रामीण बुनियादी ढांचा विकास निधि के तहत कुल राशि 1974 मान लो 1974 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी है। अब ये अलग अलग मद में दी गई है कि इससे हमें आप क्या करना है। तो सबसे ज्यादा जो राशि है 930.44 करोड़ रुपए, तो ये 930 करोड़ रुपए 3 महत्वपूर्ण ग्रामीण पेयजल आपूर्ति परियोजनाओं के लिए निर्धारित किया गया। ये परियोजनाएं अजमेर, जालौर और कोटा जिलों में लागू की जाएगी। तो 1974 करोड़ रुपए लगभग नाबार्ड ने स्वीकृत किए हैं इसके लिए। उसमें से सबसे बड़ा हिस्सा 930 करोड़ का है, वो इन 3 पेयजल परियोजनाओं के लिए खर्च होगा। एसबीआई की रिसर्च रिपोर्ट, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की रिसर्च रिपोर्ट के अनुसार उन्होंने बताया है कि भारत जो है उसके हर आदमी की आमदनी 2047 तक 14.9 लाख रुपए हो जाएगी। 2047 तक भारत को आज़ादी के 100 वर्ष हो जाएंगे। तो प्रत्येक जो भारतीय की है वो आय 14.9 लाख रुपए हो जाएगी। अब इसमें ये मैंने क्यों लिखा है राजस्थान के करंट के अंदर, क्योंकि राजस्थान का उसमें बताया है कि पिछले वर्ष 2022-23 में राजस्थान राज्य के प्रति व्यक्ति आय जो है वो 1,56,149 थी। ये एसबीआई रिसर्च रिपोर्ट दावा करती है। 1,56,149 प्रति व्यक्ति आय राजस्थान की बता रही है एसबीआई रिसर्च रिपोर्ट। बाकी आप तो ज़्यादा उस पर ध्यान रखें जो आपके आर्थिक समीक्षा के अंदर आती है। बाकी ये भी देख लेना। मोबाइल कैंसर निदान वाहन, यहाँ बिंदी लगा दो भाई, मोबाइल कैंसर निदान वाहन। अब कैंसर जितनी जल्दी डिटेक्ट आप कर पाते हैं, जितनी जल्दी उसकी जांच हो जाती है, पकड़ में आ जाती है, इंसान के जीवित रहने की संभावना उतनी ही बढ़ जाती है। किस स्टेज में वो पकड़ में आती है, तो उसके अर्ली डिटेक्शन के लिए ये इस प्रकार के कैंसर निदान वाहन सरकार ने तैयार किए हैं। तो ऐसे 6 मोबाइल कैंसर निदान वाहनों को हरी झंडी दिखाकर मुख्यमंत्री ने भेजा है। 7.15 करोड़ रुपए की लागत से ये तैयार हुए हैं 6 मोबाइल कैंसर निदान वाहन, कैंसर के अर्ली डिटेक्शन के लिए, जल्दी कैंसर का लक्षणों का पता लगाने के लिए। शाकाहारी डायनासोर के जीवाश्म ये जैसलमेर के अंदर मिले हैं। किसको? आईआईटी रुड़की व भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण जीएसआई को जैसलमेर में लंबी गर्दन वाले शाकाहारी डायनासोर, जिसका इन्होंने नाम दिया है थारोसोस इंडिकस, थार के मरुस्थल के हिसाब से दे दिया, थार के मरुस्थल का डायनासोर के सबसे पुराने जीवाश्म मिले हैं। ये शाकाहारी होते थे और लगभग 167 मिलियन वर्ष पुराने हैं। 1 मिलियन में 10 लाख साल होते हैं, मतलब 10 लाख होता है, यहाँ साल की बात हो रही है तो साल बोलते हैं। 1 मिलियन का मतलब 10 लाख, तो आप गुणा करके अंदाजा लगा लो कितना पुराना है। तो काफ़ी पुराना थारोसोरस इंडिकस नाम इसको दिया है, शाकाहारी डायनासोर के जीवाश्म आईआईटी रुड़की और भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के वैज्ञानिकों को ये मिले हैं जैसलमेर के अंदर। आगे बढ़ते हैं। कंजक्टिवाइटिस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अभी देखो जुलाई अगस्त के महीने में बहुत सारे लोगों को आपने देखा कि उनकी आंखों में प्रॉब्लम आई,
जिसको हम आखाना कह देते हैं देशी भाषा के अंदर, तो वो कंजक्टिवाइटिस एक नाम का एक वायरस था जिसके कारण लोगों को आई फ्लू हुआ था। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, छोटी छोटी बातें कई बार काम आ जाती हैं। फिर उसके बाद में डेजर्ट स्ट्राइक, भारतीय थल सेना के द्वारा जैसलमेर में 30 अगस्त को किए गए इस युद्धाभ्यास के दौरान ब्राजीली सेना के जनरल कमांडर आए। उसका नाम तो काफ़ी बड़ा है, देखो जैसे 5 व्यक्ति बैठे हों, टॉमस मिगुएल माइन रिबेरो पाइवा, तो इतना ये नाम तो याद रखना ही नहीं आपको। ब्राजीली सेना के जनरल कमांडर आए थे, कहाँ पर? भारतीय थल सेना के द्वारा जैसलमेर में 30 अगस्त को किए गए युद्धाभ्यास के दौरान ब्राजील सेना के जनरल कमांडर टॉमस मिगुएल माइन रिबेरो पावरा मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। तो ये यहाँ तक का अपना हो गया मुख्य मुख्य जो खबरें थी। उसके बाद में महत्वपूर्ण व्यक्ति और स्थान हैं। फिर उसके बाद में हमारे हैं मेले, सम्मेलन, उत्सव, अभियान, इस प्रकार की बातें। फिर उसके बाद में आपके रह गया पुरस्कार और सम्मान। फिर उसके बाद में रह गया आपका खेल खिलाड़ी। वो 4, ये मतलब आप मान सकते हैं लगभग 40-45% या 50% के करीब आप इसका कंप्लीट हो गया है। बाकी का जो पार्ट है वो मैं इसके सेकंड वीडियो के अंदर बनाऊंगा, क्योंकि ऑलरेडी वीडियो लगभग काफ़ी बड़ा हो चुका है, तो मैं इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दूंगा। आपको वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताएं। नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।